तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए नेट के पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहां पर हम ये क्वेश्चंस हमारे रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। In the context of survey research, the following steps are taken in certain order. Which of the following option represent the correct order? अब देखिए, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। इसमें आपको जब हम सर्वे रिसर्च बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, तो उसको हमें करेक्ट ऑर्डर में बताना है। सैम्पलिंग आप समझते हैं क्या होता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। डेटा एनालिसिस यानी कि जितना भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना, और फिर है डेटा कलेक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितना भी डेटा है उसको एकत्र करना। अब आपको यहाँ पे एक सीरियल में बताना है कौन सा ऑर्डर पहले आएगा, बताइए। सबसे पहले क्या कलेक्ट करेंगे आप? सबसे पहले हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, तो आ गया 1। उसके बाद फिर हम डेटा कलेक्शन पे जाएंगे 4। डेटा कलेक्शन के बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, और एनालिसिस करने के बाद जो भी निकला है उससे हम इन्फ्रेंस बनाएंगे, यानी कि अनुमान लगाएंगे। ठीक है, तो 1 4 3 2 आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not the requirement of a hypothesis? अब इसमें से कौन सा hypothesis के लिए जरूरी नहीं है? Basis on facts, being conceivable, contradict the knowledge of nature, allow consequences to be deduced from it. बताइए। हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो उसमें किस चीज की जरूरत नहीं होती है? देखिए, फैक्ट तो होने चाहिए, कंसीवेबल भी होना चाहिए, और जो भी हमने कॉन्सिक्वेंसेस लिए हैं वो डिड्यूस्ड होने चाहिए इसमें से। ये सब तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो भी नेचर ऑफ नॉलेज है वो कॉन्ट्राडिक्ट रहे ये जरूरी नहीं है हमारे हाइपोथेसिस में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फॉर अ प्रोपोजिशन टू बी ट्रू, यानी कि अगर हम प्रपोजिशन हमारी सही हो, इसके लिए इट शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, यानी कि उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किस इसमें करेक्टरिस्टिक को छोड़ के उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए एक्सेप्टेड बिलीव्स पर के साथ, या फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, या फिर टेस्टेबल होना चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो होनी चाहिए। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी भी इसके अंदर होनी चाहिए, और टेस्टेबल भी होना चाहिए, जिससे कि हम इजिली इसको टेस्ट कर पाए। इसमें क्या नहीं होना चाहिए? इट मस्ट बी ट्यून्ड एक्सेप्टेड बिलीफ। जरूरी नहीं है कि जो भी हमारे एक्सेप्टेड बिलीफ्स हैं उसकी ट्यूनिंग में हो, यानी कि उसके साथ में लेके चले ये। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उससे अलग भी हो सकता है जो भी हमारे एक्सेप्टेड बिलीफ्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी रिटन। अब जो हमारी रिसर्च होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, किस तरह से लिखे जाएंगे? क्वेश्चन फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में, क्वेश्चन और स्टेटमेंट दोनों फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फिर हाइपोथेटिकल फॉर्म में? बताइए। एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव किस वे में लिखा होना चाहिए? देखिए, जब भी हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में होने चाहिए, जिससे कि वो इजीली पढ़ के समझ में आए कि ये रिसर्च क्यों की जा रही है, और पूरा ओवरऑल हमें एक वहाँ से ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ, ये रिसर्च इस पर्पज से की गई है। तो ये हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिने क्वा नोन, यानी कि इसेंशियल एलिमेंट बताने हैं हमें अब गुड रिसर्च के। वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस होना चाहिए, गुड रिसर्च सुपरवाइजर होना चाहिए, एडेक्वेट लाइब्रेरी, या फिर वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम? बताइए।
देखिए, एक रिसर्च सुपरवाइज़र अच्छा हो, इससे हमारी गुड रिसर्च होगी ये ज़रूरी नहीं है। एडिक्वेट लाइब्रेरी होने से भी कोई मतलब नहीं है जब तक हम उसको प्रॉपर यूज़ ना करें। अब हम नहीं कह सकते कि हमारी अब रिसर्च गुड है। और ऐसे ही प्रॉब्लम वेल फॉर्मुलेटेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व हुई है या नहीं, इसलिए ये भी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वो वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस होना चाहिए, क्योंकि हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही हम अपनी बाकी की रिसर्च पूरी करते हैं और लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसलिए हाइपोथेसिस हमारी वेल फॉर्मुलेटेड होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी। अब एक जो हाइपोथेसिस है, अच्छी हाइपोथेसिस, वो किस तरह की होनी चाहिए? प्रिसाइज होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें मोस्ट अननोन फैक्ट्स को लेकर, या फिर फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा, यानी कि इस तरह से फॉर्मुलेट होगी उसको हम डेटा के थ्रू टेस्ट कर पाएं, या फिर लिमिटेड स्कोप होना चाहिए और उसमें कोई भी ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए एक गुड हाइपोथेसिस किस तरह की होनी चाहिए? बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिसाइज, स्पेसिफिक, कंसिस्टेंसी के साथ साथ इस तरह भी होनी चाहिए कि हम उसको अच्छे से टेस्ट कर पाए, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं होगा तो हमारी डेटा कलेक्ट करना और भी जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो करना सब बेकार रहेगा। सेम इसी तरह उसका एक लिमिटेड स्कोप होना चाहिए। वाइड स्कोप होगा तो हमें उसको एनालाइज करने में प्रॉब्लम होगी, तो एक लिमिटेड स्कोप होना चाहिए जिसमें हम इजिली उसको एनालाइज कर पाए। ठीक है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सिग्निफिकेंस लेके चलेंगे तो हमारी स्टडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ग्लोबली चेंज हो जाती हैं, हमारे फैक्ट्स वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। अब जो हाइपोथेसिस है वो किस में स्टेटेड नहीं होना चाहिए? नल एंड क्वेश्चन फॉर्म में, डिक्लेरेटिव टर्म्स में, जनरल टर्म्स में, या फिर नॉन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, जो हाइपोथेसिस है हमारी, वो हमारी टेस्ट नहीं होनी चाहिए किसमें? जनरल टर्म्स में। ठीक है। जनरल टर्म्स में करने से कोई फायदा नहीं है, हमें स्पेसिफिक अपनी रिसर्च करनी है, जो भी हमने पर्पस लिया है उसको मेन टारगेट करते हुए अपनी रिसर्च करनी होती है। अगर हम जनरल टर्म्स में करेंगे तो उसके रिजल्ट भी जनरल ही आएंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे तो हमारी रिसर्च करना बेकार रहेगा। इसलिए वो हमारी रिसर्च जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए, नल एंड क्वेश्चन फॉर्म में उसको डिफाइन होना चाहिए, या फिर डिक्लेरेटिव फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें जो वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म्स में होने चाहिए। रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिव हमारे स्टेटमेंट फॉर्म में होने चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे चैप्टर 1 ऑफ दिस थीसिस में स्टेटेड होने चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए। यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जब भी हम रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वो हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे होने चाहिए। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है वो बताना है। ऑब्जेक्टिव्स पिन पॉइंटेड होने चाहिए, यानी कि क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म्स। अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें लगता है जो ऑप्शंस हैं वो सही है?
देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए हमारा सही होगा। पिन पॉइंटेड यानी कि बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर लिखे होने चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें इस फॉर्म में नहीं लिखा होना चाहिए कि उसके डबल मीनिंग निकले, यानी कि हम क्लियर ना हो कि हम ये रिसर्च का मेन पर्पस क्या है। दो मीनिंग नहीं निकलने चाहिए उसके। रियल में हम रिसर्च जिस बेसिस पर कर रहे हैं सिर्फ उसका वही मीनिंग होना चाहिए, जिससे कि हम क्लियरली समझ पाएँ कि रिसर्च जो है वो हम किस पर्पस से कर रहे हैं, इसको रिसर्च को करने का मेन हमारा मकसद क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होने चाहिए, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ए ऑब्जेक्टिव हमारे पिन पॉइंटेड होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 119 a satisfactory statistical quantitative method should not possess which one of the following qualities। बताइए इसमें से जो satisfactory statistical quantitative method है वो क्या possess नहीं करता, इनमें से कौन सी क्वालिटीज को। appropriateness, measurability, comparability या फिर flexibility, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल होगा तो हमारे रिजल्ट क्या होंगे, अलग अलग निकल कर आएंगे। ये एकदम स्टैटिक होना चाहिए, जिससे कि अब हमारे जो रिजल्ट है हर बार सेम निकल कर आए। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो यहाँ पर हम क्लियर पिक्चर शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन दी। अब जो एक्यूरेसी जो है रिसर्च प्रोसेस की वो किस पर डिपेंड करती है। अनबाइज्ड एटीट्यूड ऑफ द रिसर्चर्स, द सैंपल साइज, द रिसर्च मेथड अडॉप्टेड या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। जो भी रिसर्च प्रोसेस है वो हमारी उसकी जो एक्यूरेसी है वो किस पे ज्यादा डिपेंड करेगी, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो डी हो जाएगा। ये सभी ही पॉइंट ऐसे हैं जो जिस पर हमारी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अनबाइज्ड एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि बाइज्ड एटीट्यूड होगा तो हमारी जो रिसर्च है उसको करने का कोई फायदा नहीं होगा और ना ही उसमें एक्यूरेसी निकल कर आएगी। सेम वही सैंपल साइज प्रॉपर होना चाहिए, और रिसर्च मेथड भी हम एक अच्छा रिसर्च मेथड हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बिना रिसर्च मेथड के या फिर ऐसे ही अलग अलग रिसर्च मेथड से कर लिया, एक रिसर्च मेथड यूज करना है हमें एक रिसर्च के अंदर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही फिनिश करते हैं। होप आपको आज हमने जो 10 क्वेश्चंस करे हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम जल्दी ही अपने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।